नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, देश में इस समय बहुत से अनपढ़ और कुपढ़ लोग अपने स्वार्थों के हिसाब से इतिहास की सांप्रदायिक व्याख्या करके दुष्प्रचार करने में लगे हैं। इसका मकसद नफरत, हिंसा और विभाजन पैदा करना है, न कि समन्वय और शांति को बढ़ावा देना। मसलन एक नेता ने कहा कि औरंगजेब आक्रमणकारी था और उसका महिमा मंडन देशद्रोह है। लेकिन उस नेता को या तो पता नहीं है कि औरंगजेब इसी देश में जन्मा, पला बढ़ा और मर गया, वो यहाँ की दौलत लूटकर कहीं और नहीं ले गया, या पता है तो वो इतना धर्मांध है कि केवल धर्म के आधार पर आक्रमणकारी का लेबल लगा देना चाहता है। बाबर के बाद के तमाम बादशाह हिंदुस्तान में ही रहे, यहीं जिए और मरे। बहादुर शाह जफर ने तो आजादी की पहली लड़ाई में हिस्सा भी लिया, उसका नेतृत्व किया। हाँ, अंग्रेज आक्रमणकारी जरूर थे, मगर धर्मांधता देखिए कि उनके बारे में तो ये नेता कुछ भी नहीं कहते हैं। अगर आक्रमणकारी की परिभाषा को हम इस नेता के हिसाब से लेंगे तो हिंदुस्तान की लगभग पूरी आबादी ही उसकी गिरफ्त में आ जाएगी। द्रविड़ आर्यों से लेकर शक, पूर्ण, तुर्क, मंगोल, पारसी सब आक्रमणकारी के रूप में आए थे, मगर यहीं बस गए। यही हाल पूर्वोत्तर भारत का है। बर्मा के अहोम आक्रमणकारियों ने असम पर हमले किए और फिर वहीं बस गए। तो क्या आज के अहोम भी आक्रमणकारी माने जाएंगे? फिर जो लोग औरंगजेब को आक्रमणकारी बता रहे हैं, वे अंग्रेजों का विरोध क्यों नहीं करते, जबकि वे भारत की संपदा लूट कर ले गए? क्या इसलिए कि उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों का साथ दिया था? सवालों के रूप में ये लंबी भूमिका मैंने इसलिए दी है ताकि हम इस विषय को ज्यादा गहराई के साथ समझ सकें और किसी बहकावे में न आए। इतिहास के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता एवं इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। तो आइए उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पहली मुकेश बात, जी। जी, तो मेरा पहला सवाल यही है कि औरंगजेब को आप आक्रमणकारी क्यों नहीं मानते हैं, या आक्रमणकारी मानेंगे तो किस आधार पर? देखिए, आपने प्रस्तावना तो बहुत अच्छी रखी है और उसमें ये स्पष्ट हो जाता है, 2 चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि औरंगज़ेब कोई बाहर से नहीं आया था। यहाँ की जो उसको सत्ता मिली थी, वो विरासत में मिली थी और ये बात और है कि औरंगज़ेब ने जब सत्ता प्राप्त की शाहजहाँ से, तो उसका एक अलग चैप्टर वो है, पर वो यहीं का राजा था, यहीं उसने राज किया। और जैसे कोई भी एक राजा सब राजाओं का एक ही पैटर्न नहीं होता। उसका कुछ अलग तरीका था, कुछ चीज़ों की आलोचना की जा सकती है और कुछ चीज़ें ये हैं कि वो एक राजा था जिसने मुगल साम्राज्य की सीमाओं को सबसे ज़्यादा बढ़ाया। यानी दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था, वो देश में सबसे ज़्यादा बढ़ा, तो औरंगज़ेब के समय बढ़ा। और औरंगज़ेब का दूसरी बात ये भी थी कि बाहर लूट कर जाने की बात तो छोड़िए, वो अपने राजकोष से खुद के लिए खर्चा भी नहीं लेता था। अब आज का तो देखिए, राजकोष से लेकर लोग मशरूम खा रहे हैं और दिन में 4 बार कपड़े बदल रहे हैं। वो राजकोष से पैसा नहीं लेता था, यहाँ तक कि उसने अपनी वसीयत में ये भी लिखा कि मेरी जो कब्र बनाई जाए, उसमें से राजकोष से पैसा न लिया जाए। मैंने टोपियाँ सीख कर जो पैसे जमा किए हैं और मैंने जो कुरान का वो कैलीग्राफी करते थे, वो किए जाए, उसी के खर्चे से मेरा ये मेरी कब्र बनाई जाए। इसीलिए जो आज विवाद चल रहा है, वो बस एक सीधी-सादी कब्र है, जैसे हमने चर्चा की थी, वो तो मिट्टी की बनी हुई थी। बाद में लॉर्ड कर्ज़न ने आके वहाँ संगमरमर का ये लगाया था। तो उसका कोई आक्रांता बाहर से आया हुआ है, ऐसा तो कहना मुश्किल है। हर एक राजा अपने राज्य का विस्तार करता है। जैसे औरंगज़ेब के बाद मुगल राजाओं ने भी काफ़ी भारत के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था। औरंगज़ेब भी यहीं का राजा था और मराठाओं उसने ने, पूरे मराठाओं ने किया था। औरंगजेब के बाद मराठों ने। जी, बिल्कुल। जी। तो ये आक्रमणकारी की जो धारणा है, ये क्या है? क्या आक्रमणकारी उन्हें माना जाए जो बाहर से हमला करते हैं, या अंदर के लोगों को भी आक्रमणकारी कहा जा सकता है? और अगर इस धारणा को मान ले तो उसके क्या निहितार्थ निकलेंगे फिर? अब देखिए, वैसे देखा जाए तो पूरा मानव इतिहास मेल-जोल से बना है।
और आप अगर देखें तो सबसे पहले मानव की उत्पत्ति साउथ अफ्रीका में हुई थी। साउथ अफ्रीका से पहला लेयर आया, दूसरा आया, तीसरा लेयर ईरान से 7000 साल पहले आया और आखिरी लेयर जो आर्यंस का था वो करीब 3000 साल पहले आया। तो अब लोग जब तक घुमंतू थे, पशुपालक थे, तब तो उसको आक्रमण कहना गलत होगा। वो तो हरे घास की तलाश में कहीं-कहीं जाते थे और जहाँ राजाशाही आ गई, कोई भी राजाशाही अपनी सीमाओं को अपनी तलवार के आधार पे निर्भर करती थी। ऐसा नहीं था कि भाई ये मुसलमान राजा यहाँ आए, तो आप देखिए यहाँ के चोला राजा ये मलेशिया तक गए, सीलोन तक गए, वहाँ सीलोन के से बहुत सारे गुलामों को बंदी बना के लाए। तो हर एक राजा का जो उसके धर्म वाले हैं, वो ये कहते हैं कि देखो हमारा राजा कितना बहादुर था, उसने तो सीलोन पे कब्जा किया, मलेशिया पे कब्जा किया। पर ये फिर वो जैसे आपने कहा इसको धर्म से जोड़ देते हैं। राजाओं को धर्म से जोड़ना अपने आप में गलत है। और ये जो आक्रांता अब कैसे कहा जाए ये भी बड़ी मुश्किल की बात है। क्योंकि भारत में जैसे आपने बताया शाक, हूण, कुषाण, उसके पहले ग्रीक, ये सब एक के बाद एक आते गए। उन्होंने उत्तर-पूर्व में, उत्तर-पश्चिम में अपने राज्य को भी स्थापित किया और उनका राज्य जब खत्म भी हो गया, तो उन्होंने यहाँ काफ़ी अवशेष छोड़े, संस्कृति के रूप में, बाकी मेल-जोल के रूप में। तो कोई उनका प्रभाव यहाँ से राजनीतिक प्रभाव कम हो गया होगा, पर सामाजिक लेवल का प्रभाव उनका फिर भी था। तो आक्रांता किसको कहना कहना चाहिए ये एक मेरे लिए थोड़ी-सी समस्या है। मुझे लगता है जब राजाशाही आती है और उस समय क्योंकि देश की सीमाएँ इस प्रकार की होती ही नहीं थी। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, जब स्कूल में हम इतिहास पढ़ते थे, तो सबसे बड़ा सिरदर्द रहता था कि कोई भी राजा था, उसके साथ एक नक्शा बना हुआ होता था, नक्शा और वो नक्शा हमेशा बदलता रहता था और अंग्रेज़ों के आने के बाद जो नक्शा बना, उसी ने बाद में हमारे भारत का रूप लिया। तो यहाँ जो अलग-अलग राजा आए यहाँ-वहाँ की बात एक आधार पे मुझे समझती नहीं है। शायद ये राजा लोग वही मान के चलते थे, सभै भूमि गोपाल की, जहाँ तक तलवार चलती है, अपने राज्य को बढ़ाओ। वो हिंदू राजा हो, मुसलमान राजा हो या क्रिश्चियन राजा हो। अब यहाँ एक लोकप्रिय किया गया है कि 11वीं शताब्दी से जब आए, तब से इसको आक्रांता माना जाने लग गया है। पर वैसे उससे पहले भी आए यहाँ, उससे पहले मंगोल और दूसरे राजा भी यहाँ आके लूट-मार करके गए, अपना प्रभाव छोड़ के गए। तो मेरे लिए तो ये आक्रांता शब्द को समझना मुश्किल है और इसलिए मैं कहता हूँ कि देश की गुलामी जो रहती है, मेरी समझ में, देश की गुलामी तभी होती है, जब यहाँ का राज्य करने वाला बाहर के निर्देशों से राज्य करे। दूसरा, यहाँ की संपत्ति लूट कर ले जाए। तो जिनको ये आक्रांता कहते हैं, उनके बारे में तो कई चीज़ लागू ही नहीं होती। बाबर राणा सांगा के निमंत्रण पे आया, उससे दोस्ती करके इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने आया, तो इसमें कौन आक्रांता है मुझे नहीं पता। एक तरफ मुसलमान राजा है, दूसरी तरफ हिंदू राजा है, तीसरी तरफ मुसलमान राजा है। तो इनको आक्रांता करना कहना ये उस समय का ये तरीका था। हर एक राजा चाहता था कि नए-नए क्षेत्रों में जाके अपने राज्य का ये करे और भारत में आप शुरू से देखिए, तो आर्यों के आगमन से लेकर तो ब्रिटिश के आने तक अलग-अलग लोग, अलग-अलग प्रकार के सांस्कृतिक प्रतिबद्धता वाले अलग-अलग धर्म के लोग यहाँ आते रहे। कोई किसी ने आक्रमण करके यहाँ राज्य स्थापित किया और किसी ने ब्रिटिश के जैसे चालाकी करके आक्रमण को एक छुपे व्यापार के रूप में किया। तो ये अलग-अलग चीज़ें हैं। तो आक्रांता यानी क्या आज की भारत की सीमाओं के बाहर से जो आया, आज के भारत की सीमाओं के बाहर से जो आया, वो आक्रांता कहा जाएगा। अब भारत तो जो आज सीमा है, वो तो अभी अंग्रेज़ों के बाद बनी है। पहले आप देखिए तो सम्राट अशोक के समय जो सीमा थी वो तो काबुल और कितने कंधार दूर-दूर तक जाती थी। क्या उसके बाहर से आने वालों को हम आक्रांता कहेंगे? ये सवाल काफ़ी एक कठिन सवाल है। तो मोटे तौर पे यही कह सकते हैं कि राजाओं ने राज्य किया, कुछ राजा आए, संपत्ति लूट कर ले गए और जो उपनिवेशवादी आए, वो तो बाहर ही रहे और यहाँ से उन्होंने हमारी संपत्ति को लूट कर ले गए। इसको एक मोटे तौर से मैं ऐसा समझना चाहूँगा और उस ये क्राइटेरियन जब हम लगाएँ, तो मुगल शासकों को भी उस प्रकार से कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये लोगों का क्या प्रूव करना चाहते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं
कि आक्रांताओं के साथ इस्लाम आया भारत में, जो अपने आप में गलत है। कोई इस्लाम बाबर के साथ पहले नहीं आ आया, वो बहुत पहले आ चुका था। और इवन क्रिश्चियनिटी भी कोई अंग्रेजों के साथ नहीं आई। अंग्रेजों का मामला अलग है, क्योंकि वो एक मॉडर्न नेशन स्टेट वाले थे, राजाशाही अलग है, मॉडर्न नेशन स्टेट अलग है, कॉलोनियल पावर अलग है। तो लोग आते जाते रहे, और खास तौर से भारत का उत्तर पश्चिमी भाग ये राजाओं के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड था, जहाँ से आते जाते लोग थे। यहाँ से यहाँ के राजाओं ने, जैसे अशोक ने उधर उत्तर पश्चिम में बहुत राज्य फैलाया, और उत्तर पश्चिम से जो राजा थे, इवन ग्रीस तक के लोग, इंडो ग्रीक भी यहाँ तक आए। तो खैर, अब इसको आक्रांता शब्द ही कहना मेरे ख्याल से अपने आप में मुनासिब नहीं है। ये राजाओं का तरीका था साम्राज्य को बढ़ाना, और भारत का उत्तर पश्चिम एक ऐसा एरिया है जहाँ से लोग आ जा सकते थे, इसलिए वहां से राजाओं की लड़ाइयाँ भी हुई, राजाओं की दोस्तियां भी हुई। अब आप देखिए, हम ये आक्रांता की बात करते हैं, ये हमारे जो राणा प्रताप जी हैं, राणा प्रताप जी की सेना में 1000 पठान सिपाही थे। अब पठान को आप क्या कहेंगे, देशी कहेंगे, विदेशी कहेंगे, आई डोंट नो, क्योंकि वो एरिया कभी भारत से इतना मिलता जुलता था कि वहाँ के लोग भी यहाँ आते थे, वो भी यहाँ के राजाओं की मदद करते थे, हिंदू राजाओं की भी मदद करते थे। यानी जो मर्सनरी आर्मी, किराए पे जो आर्मी होती है, उसका काम तो बहुत लोगों ने किया है। जी, तो आपने कहा कि आर्यन जो थे वो आखिरी लेयर थी, लेकिन हम सब जी जानते हैं कि उसके बाद भी जैसे शक जो हैं वो ईसा पूर्व दूसरी सदी में आए थे, फिर जी हूण जो हैं वो 5वीं सेंचुरी में आए थे। तो जी मुसलमानों के मुस्लिम राजाओं के, शासकों के, बादशाहों के आने के पहले कई और जी कुषाण पहले आए। फिर जैसा आपने कहा सिकंदर की बात होती है, वो भी यहाँ जी आया। ठीक है, इस तरफ नहीं आ पाया, लेकिन आया, उसने इस पूरे इलाके में दखल देने की कोशिश की। ये आए और इनके बहुत सारे लोग आकर यहाँ बस भी गए, ऐसा सही, नहीं कि सारे के सारे चले गए। तो ये जो बिल्कुल। पूरा भूभाग है, यहाँ पर एक मिली-जुली संस्कृति, मिले-जुले लोग हैं, कोई शुद्ध रक्त आर्य नहीं बचा है। और द्रविड़ तो ये मानते हैं कि उन पर आर्यों ने हमला किया था, तो जी, उनके लिए आक्रांता आर्य थे। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को आर्य बताने में बहुत ही गर्व महसूस हाँ जी, महसूस करते हैं। इस पूरे इसको दृष्टिकोण को कैसे देखें? देखिए, हम यहाँ 2 बातें कर रहे हैं। एक तो पहले जो ग्लोबल माइग्रेशन हुआ है, साउथ अफ्रीका से 65,000 साल पहले से जो माइग्रेशन हुआ है, एक तो उसकी कहानी है कि शुरू में यहाँ मानव समाज कैसे बसा, और उसमें जैसे आर्यों के आने के पहले भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति यहाँ थी, जिससे द्रविड़ अपने आप को जोड़ते हैं। और जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति किस प्रकार से खत्म हुई, कई कहते हैं नेचुरल कॉजेज से हुई, और मुख्य रूप से तो एक भूभाग में कोई बड़ा प्राकृतिक संकट आया, जिससे वहाँ के लोग वहाँ से निकलकर दक्षिण में और दूसरे क्षेत्रों में गए। और आर्यों के आने के बाद अब हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें जिनको राक्षस कहा जाता है, जिनको मारने के लिए विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को ले गए, वो कौन थे? उसको एक इंटरप्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा पुराण है, पुराण की कहानियाँ हैं। तो जिस प्रकार से द्रविड़ आजकल स्टालिन इसके बारे में काफ़ी बढ़-चढ़ कर के बोल रहे हैं कि शुरू के लोग तो हम ही हैं, क्योंकि वो अपने आप को हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति से ज़्यादा करीब पाते हैं। तो ये जो चीज़ है आर्य और द्रविड़, एक तरफ से तो उसमें थोड़ी बॉर्डर लाइन है, दूसरी तरफ से बॉर्डर लाइन नहीं है, रेखा नहीं है बीच में, क्योंकि ये दोनों का भी जो इंटरैक्शन, मेल-मिलाप, ये भी यहाँ कई सदियों से होता रहा है, यानी 3-4 सदियों से होता रहा है, तो कोई नस्ल इस प्रकार से अलग नहीं रहती। पर हाँ, ये जो धर्म के नाम की राजनीति करने वाले यहाँ हैं, खास तौर से हिंदू धर्म के नाम की राजनीति करने वाले, वो अपने आप को आर्य से जोड़ते हैं। जैसे सावरकर ने शुरू में हिंदुत्व की परिभाषा की, तो उन्होंने आर्य नस्ल को अपना ओरिजिनेटर, कि हमारी शुरुआत आर्यों से होती है। कोई ऐसा नहीं कहता कि हमारी हिंदुत्व की राजनीति वाला कोई नहीं कहेगा कि हमारी शुरुआत द्रविड़ से हुई या हमारी शुरुआत इस प्रकार से हुई। तो ये एक अंदर का ये जो है, तो यहाँ एक तो लोगों में आपस में जो संघर्ष होता है,
और राजाओं में जो लड़ाई होती है उसको भी थोड़ा मेरे ख्याल से अलग तरीके से देखना चाहिए। जैसे आपने कहा इंडो ग्रीक्स, वो करीब ईसा पूर्व 3500 पहले आए थे। ये सिकंदर, अलेक्जेंडर, वो भी पहले आया था। बाद में ये जो कुषाण, हूण, ये सब आए, ये सब उसी के आसपास आए। तो ये राजाओं के रूप में आए। और जब आर्य और द्रविड़ का सवाल है, इसमें राजाओं की सीमा स्पष्ट नहीं है। इसमें एक पूरी प्रकार के जो लोग हैं एक इसमें दूसरे इसमें से एक चीज़ है, आपने कहा कि हड़प्पन सभ्यता के विनाश के कारण प्राकृतिक थे, लेकिन जी, वो एकदम से वहां से उजड़ने वाले लोग दक्षिण में नहीं चले गए थे। फिर बाद जी, में जो दूसरा हमला हुआ आर्यों का, उन्होंने द्रविड़ को धकेलते धकेलते दक्षिण की तरफ ले गए और इस इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। ये भी एक मतलब आक्रांताओं के रूप में आर्यों की जो भूमिका थी वो भी थी, ऐसा मानते हैं लोग। देखिए इसमें मैं थोड़ा-सा, मेरी समझ ऐसी है कि आर्यों के बारे में ज़्यादा तो कहा जाता है कि आर्यों का माइग्रेशन हुआ, सीरीज़ ऑफ वेव्स ऑफ माइग्रेशन, यानी बहुत सारी लहरों में वो यहाँ आए। और उनमें और यहाँ जो पहले द्रविड़ थे, वो जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से उस सभ्यता, उस एरिया के भौगोलिक विनाश के कारण जो वहाँ से निकले, तो उनमें और इनमें एक सामाजिक तौर पे संघर्ष होना ज़रूरी है। रिसोर्सेज के लिए, पानी पे कब्जा कौन करेगा, जमीन पे कब्जा कौन करेगा, यहाँ की खेती पे कैसा पशुओं होगा। पर पशुओं पर कब्जा कौन करेगा? पशु बहुत बड़ा धन होते थे उस समय। अश्व जी। तो आर्य लोग आए थे जो पहले यहाँ नहीं थे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में नहीं थे। तो ये सब चीजों पर कब्जा करने के लिए आपस में आर्य और कुछ समय तक द्रविड़, जब ये उनकी अलग पहचान रही होगी, तब उनमें संघर्ष हुए होंगे। और बाद में तो मुझे लगता है कि इनमें मेल जोल ज्यादा हुआ, जिसके कारण ये भारत की रूपरेखा बनी। जी। और इसका जब हम ये सारी बातें करते हैं तो हम पूर्वोत्तर भारत को भूल ही जाते हैं, क्योंकि क्योंकि बर्मा से अहोम लोग आए, अहोम राजा जी, आए और उन्होंने वहां पर काफी मारकाट की, अत्याचार किया, लेकिन वो भी आकर वहां फिर बसने लगे और अब जी। वहां अहोम एक बड़ी जाति है, उस मतलब असमिया संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है वो। तो अब उनको, अहोम को क्या आप आक्रमणकारी कहेंगे? अब जैसे ये कहते हैं कि ये मुगल आक्रमणकारी थे, उस हिसाब से तो अहोम को भी आक्रमणकारी कहना चाहिए। और अहोम तो आए, और वो तो अभी पूरे अधिकार से, क्योंकि वो हिंदू हैं, तो इसलिए पूरे अधिकार से वो, उनको यहाँ का माना जाता है। पर आपने बिल्कुल सही कहा, वो भी बर्मा से आए थे। इसी प्रकार से चीन से भी कुछ इमिग्रेशन हुआ, क्योंकि भौगोलिक सीमाएं ये अभी ज्यादा मजबूत हुई हैं। पहले भौगोलिक सीमाएं इस प्रकार से एक कड़क लोहे की दीवार नहीं थी। और ये सीमाओं में जैसे कहते हैं, कोई पासपोर्ट वीसा कोई ऐसा तो था नहीं। लोगों को जहाँ ठीक लगा, आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से लोग आते जाते रहे। तो अहोम यहाँ आए, तो चीन से भी लोग कुछ आए। और चीन में भी कोई एक प्रकार के लोग नहीं है, वहाँ भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। जो जो मेरे ख्याल से समय के साथ वो डिस्टिंक्शन, वो फर्क थोड़ा कम होते जाता है। पर पहले ये पहचाने काफी मजबूत थी। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम वो उत्तर पूर्व को तो बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो आसाम में, और वहाँ जो छोटे छोटे हमारे सेवन सिस्टर्स के राज्य हैं, वो सेवन सिस्टर्स के राज्यों में भी, कई राज्यों में अहोम है, कई में चाइनीज ओरिजिन के लोग हैं जिनके मूल चाइना में है। तो ये सब जो मिला जुला मामला हमको 1947 में मिला, उसके पीछे एक लंबा इतिहास है, जिसमें उत्तर पश्चिम से, उत्तर पूर्व से खास तौर से काफी लोग यहाँ आए और बसे। अब यही है, जो दक्षिण का भाग है, वो समुद्री किनारा होने के कारण वहां से इतने लोग बाहर से नहीं आए। उसमें उल्टा हुआ, चोला राजाओं के समय उन्होंने अपनी नेवी को मजबूत किया, और उन्होंने जाके मलेशिया तक, श्रीलंका तो बिल्कुल उनके पास में ही था, इन सब एरियाज में अपना वर्चस्व कायम किया। वो व्यापार के लिए भी और वहां से गुलाम लाने के लिए भी, ये दोनों चीजों के लिए उन्होंने किया। तो मेरा लुब्बल ये है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह आते रहे, या तो कबीले के रूप में, ट्राइब्स के रूप में, या राजा के नेतृत्व में। ये एक भाग है। और दूसरा भाग ये है जो वास्तव में तकलीफ वाला है, वो है उपनिवेश का पीरियड, जहाँ
जो यूरोप के कुछ देश, खास तौर से ब्रिटेन, भारत मैं में इस तो पे ब्रिटेन। आऊंगा, लेकिन इस पर आते हैं प्रोफेसर पुनियानी। एक चीज और मैं इस बीच में कह देना चाहता हूँ कि आप अगर हिंदुस्तान को देखेंगे तो अलग अलग नए नक्शों वाले लोग आपको मिलेंगे, अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। और ये सारा कुछ हुआ है मिलावट की वजह से। जितने लोग आए हैं अब, बंगाल, असम, यहाँ तक कि उड़ीसा तक, ये मंगोलाइट नस्ल के का प्रभाव है। तो वो आए सही। होंगे, कुछ कुछ तो माइग्रेशन के जरिए आए होंगे, कुछ वहां से कब्जा करने के हाँ, लिए आए, और वो फिर वो सारा। तो अब शुद्ध यहाँ कोई नस्ल नहीं है, ये सारे मिले जुले लोग हैं, सब वर्ण संकर हैं, सब मिलजुल कर अब सबके रंग ढंग बदल गए, सबके लहू में अब अलग अलग देशों और नदियों का पानी बह रहा है। जी। देखिए, ये जो नस्ल वाली थ्योरी भी थी, आजकल उसको भी कोई ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। नस्ल वाली थ्योरी ये अंग्रेज़ों ने लाया था, क्योंकि वो यहाँ राज्य करना चाहते थे और अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वो नस्ल की थ्योरी रखी थी। वैसे जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि आप किसी भी व्यक्ति को देख के बोल सकते हैं कि ये तमिलनाडु से है, या उड़ीसा से है, या ये उत्तर पूर्व के राज्यों से है, या पंजाब से है। तो ऐसा हर जगह हमारे अनुभव में भी खुद हमको देखने को मिलता है, क्योंकि मेल-जोल ही मानव सभ्यता का आधार रहा है। और उसमें अपना वर्चस्व जमाने के लिए कुछ राजाओं ने किया होगा, कुछ लोगों ने, समूहों ने किया होगा, पर बाद में चलकर होता यही है कि संघर्ष के बाद फिर जो मेल-जोल की बात आती है, उसलिए अभी एक बहुत जीनोम की बहुत बड़ी स्टडी हुई थी, जो टोनी जोसेफ की किताब में बताते हैं कि आजकल हमारे जो आपने बिल्कुल सही कहा कि शुद्ध नस्ल, शुद्ध खून ऐसा कुछ नहीं है। सब मामला मिलावट वाला है, और मिलावट, इसको मिलावट भी क्यों कहें? ये हमारा स्वाभाविक चीज़ है। इसमें यानी जैसे हमारी सभ्यता संस्कृति में मेल-जोल रहता है, वैसे हमारे खून में भी मेल-जोल है। तो ये तो एक गर्व, अच्छी बात है। और ये भी मैं आपको एक थोड़ा बायोलॉजी की बात बता दूँ कि जितना मेल-जोल होता है इसमें बायोलॉजिकली, जेनेटिकली, नस्लें उतनी सुधरती हैं। बिल्कुल। जो एक ही इसमें रहती हैं, जिसको एंडोगेमस कहते हैं, वो नस्लें कमज़ोर होती हैं। तो अभी आप भारत में भी उदाहरण ले लीजिए, कई लोग ऐसे हैं जिनमें एंडोगेमी है, अपने इसके बाहर शादी करना पारसी अलाउड नहीं समुदाय। है। जी, पारसी पारसी जी, समुदाय। भुगत रहे हैं। जी। करेक्ट, करेक्ट। तो अभी तो उनको बड़ी-बड़ी स्कीमें लाना पड़ रहा है कि आप बच्चा पैदा करोगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो ये जो मेल-जोल जिसको हम कह रहे हैं, ये प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक है, जो नस्ल को इम्प्रूव करने का भी एक साधन है। जी, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक दिलचस्प उदाहरण ये मिलता है। कनिष्क राजा का बड़ा नाम था, और लोग अपने जी, बेटों का नाम कनिष्क रखते भी हैं, और ये कुषाण जी। था। ये हाँ, सेंट्रल एशिया से आए जो लोग थे जिन्होंने आक्रमण किया होगा, और उनमें से हाँ। एक कनिष्क राजा था जिसका इतना नाम है, और फिर बौद्ध धर्म को उसने काफ़ी प्रचारित भी किया। अब कनिष्क के बारे में क्या धारणा बनाएँगे ये? आक्रमणकारी था, देखिए, उसकी कब्र खोजी जाए, उसके बनाए जो भी चीज़ें हैं उनको नष्ट किया जाए। कनिष्क का आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। वो एक राजा था, जो एक तरफ बुद्ध धर्म और दूसरी तरफ अपने जो भी उसका धर्म था, इनको मिला-जुला के चलता था। जैसे अशोक ने भी सभी धर्मों को बराबर मिला के आगे चला, कनिष्क भी उसी प्रकार का राजा था, जो बुद्ध धर्म के बारे में भी अच्छी बात करता था। अब आया तो बाहर से था। तो सवाल ये है, ये बात हमको ये बताती है कि ये जो धर्म के नाम की राजनीति करते हैं, जिसके बारे में आपने इशारा किया था, वो ऐसा एक कोई संकीर्ण बहाना ढूँढ लेते हैं, और आज वो बहाना है मुसलमानों के अत्याचार। इसलिए औरंगज़ेब हर जगह छाया हुआ है। औरंगज़ेब आक्रांता हो गया, जबकि तो बाहर से आया ही नहीं था। अब इतनी पर समझ होना चाहिए ना उन राजनीतिक नेताओं को। अब उनको उनको तो क्या है, सत्ता प्राप्त करना है, शॉर्टकट से करना है, धर्म के नाम पे उन्माद पैदा करना है, वो ये कर रहे हैं। थोड़ी भी हम अगर ईमानदारी से इतिहास के पन्नों को पलटें, तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा मेल-जोल कितना मजबूत रहा है। शुरू के संघर्ष के बाद एक राजा जीतता है, दूसरा राजा जीतता है, पर जीतने वाला और हारने वाला वो फिर मिक्स भी हो जा वो लोग आपस में
मिल भी जाते हैं, मिश्रित भी हो जाते हैं। और ये बात मैं कहता हूँ कि ये मेल-जोल मानव सभ्यता का उच्चतम एक बिंदु है। आप यूरोपीय आक्रमणकर्ताओं की बात कर रहे थे जो व्यापार के बहाने से आए, चाहे वो पुर्तगाली हों, चाहे फ्रांसीसी हों, चाहे हॉलैंड वाले डच हों या अंग्रेज हों। ये इनके बारे में एक तो ये कि ये इनकी भूमिका क्या थी और दूसरा इन पर ये चुप क्यों हैं? इनके आक्रमण पर, इनकी लूट-खसोट पर कोई बात नहीं करते। जी। देखिए ये एक तो इसको मैं मज़ाक के रूप में पहले लेता हूँ कि शुरू में एक एंग्लोफ़ाइल जो यहाँ के सवर्ण लोग थे, अ, वो एंग्लोफ़ाइल थे। उन्हें क्या लगता था कि ये जो वो भी आर्य नस्ल के हैं, हम भी आर्य नस्ल के हैं, तो 2 भाई जैसे मेले में बिछड़े थे, हम वो मेले में बिछड़े हुए भाई हैं। कुछ एंग्लोफ़ाइल ये भी बात करते थे। लोकमान्य यूरोपीय तिलक तक ने ये बात कही है। मतलब जिन्हें करेक्ट, हिंदू राष्ट्रवाद का प्रणेता माना जाता है, उन्होंने तक ये बात कही। जी। करेक्ट। बिल्कुल और इस सही। बहाने तो निकटता भी ज़ाहिर करते थे अंग्रेजों से और उनका राइट। साथ भी देते थे। जी। तो एक तो ये कारण कई इसमें होगा। दूसरा, जो पूरा हिंदू राष्ट्रवाद निकला है, पूरा हिंदू राष्ट्रवाद ने अपने आप को जो बनाया है, वो आर्य नस्ल के आधार पे बनाया है। कई बार ये मानते हैं कि ब्रिटिश भी आर्य थे, ठीक है? और दूसरा, आर्य नस्ल के साथ-साथ उन्होंने जो राष्ट्रवाद को बनाया है, वो मुसलमान विरोध पे बनाया है। क्योंकि कोई भी इस प्रकार की संकीर्ण राजनीति जब आती है, तो उसको एक दुश्मन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए उन्होंने दुश्मन को खड़ा किया। और ये बात मैं दोनों तरफ से कहूँगा। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमको हिंदुओं से मुकाबला करना है, इसलिए ब्रिटिश से मिलके हम हिंदुओं को ठीक करेंगे। और हिंदू राष्ट्रवाद ने कहा हमारा दुश्मन तो मुसलमान है, तो हम ब्रिटिश से मिलके मुसलमानों को उनकी जगह दिखाएँगे। तो ये इनका जो एक कायरपन था, वो इस रूप में ज़ाहिर होता था कि खुद में तो उनकी क्षमता भी नहीं थी। ब्रिटिश में अगर कैद कर लिया, तुरंत माफ़ीनामा लेकर रेडी रहते थे। और यहाँ जो थे, तो ब्रिटिश से उनका लगाव यही था कि ब्रिटिश ने उनको पूरा संरक्षण दिया, ब्रिटिश ने उनको पूरा एनकरेज किया। और ब्रिटिश की भी जो पॉलिसी थी कि यहाँ फूट डालो, राज करो, पार्टीशन करो, ये मुख्य रूप से तो मैं ब्रिटिश पॉलिसी मानता हूँ, जो उन्होंने खुद के स्वार्थ के लिए की और उसमें सांप्रदायिक ताकतों ने उनकी मदद की। तो सांप्रदायिक ताकतों का मेरे ख्याल से तो एक ये भी है कि एंग्लोफाइल एटीट्यूड उनका जो है कि भाई ये श्रेष्ठ वंश के हैं, हमारे वंश के हैं। और दूसरे, संकीर्ण राजनीति वाले लोग कभी भी अपने शासकों के खिलाफ नहीं जाते। शासकों के तलवे चाटते हैं और उनसे जो नीचे रहे उनको लात मारते हैं। तो ये जो संकीर्ण राष्ट्रवाद ने आज़ादी के आंदोलन में यही किया कि जो शासक है उसके सामने नतमस्तक हो और जो हमसे कमज़ोर लोग हैं उनको लात मारो। ये उनकी पॉलिसी का भाग होगा। इसके कारण उन्होंने ब्रिटिश के बारे में बात नहीं की। और हमारे यहाँ से जो है ज़्यादा लूट-खसोट हुई, ज़्यादा लूट-खसोट ये अंग्रेज़ों के ज़माने में हुई। ये कोई मुगल काल में नहीं हुई, कोई औरंगज़ेब यहाँ से संपत्ति बाहर नहीं ले गया था। सबसे ज़्यादा संपत्ति, और मैं कई बार एक बार सिहर जाता हूँ कि भारत के बंगाल में इतना बड़ा अकाल जब पड़ा, तो हमारे शासक ब्रिटिश कितने क्रूर होंगे कि मिलिट्री सप्लाई के लिए उन्होंने गेहूँ के जो जहाज थे, उन्होंने कब्ज़े में ले लिया। अकाल पड़ा तो विंस्टन चर्चिल उतनी क्रूरता से पूछता है, भारत में इतने लोग मरे तो क्या हो गया? बताओ, गांधी मरा कि नहीं? ये ये याद करके मैं दहल जाता हूँ कि ये साम्राज्यवादी लोगों ने किस प्रकार से यहाँ की लूट-खसोट की, हार्टलेस, बिल्कुल बेरहमी से उन्होंने हमारा शोषण किया, हमारी संपत्ति को ले गए। जबकि औरंगज़ेब के समय तो मैं बार-बार कोट करता हूँ कि भारत का जीडीपी दुनिया में 24-25% था और अंग्रेज़ों के जाने के बाद ये जीडीपी रह गया 4%। तो लूट-खसोट तो यहाँ हुई, इसकी तरफ से ये संकीर्ण राष्ट्रवादी अपना मुँह सी के रखते हैं और उसमें बहुत सारे कारण होंगे। इसका एक पहलू ये भी है कि ये मराठा राष्ट्रवाद था जो ब्राह्मणों द्वारा संचालित और उनके नेतृत्व में था। और औरंगज़ेब और शिवाजी की लड़ाई चूँकि वहाँ उस क्षेत्र में ज़्यादा हुई, इसलिए उन्होंने औरंगज़ेब को बड़ा खलनायक बनाया। उत्तर भारत को उससे विशेष लेन-देन नहीं था, लेकिन उत्तर भारत में भी एक्सपोर्ट किया, ये मराठा नेशनलिज़्म का जो हिस्सा है,
वो क्या ये हम जो आज देख रहे हैं, जो राष्ट्रवाद देख रहे हैं, दरअसल ये मराठा जो पवपुत पतित क्या पूर्ण पावन जो ब्राह्मण हैं, वो चित्त उनका पाव चित्त पावन ब्राह्मण हैं, उनकी देन है। जो जो शिवाजी को जब शिवाजी थे तब नापसंद करते थे, उनका राज तिलक करने के लिए तैयार नहीं थे, और आज उन्होंने अपना उनको वो मान लिया, आराध्य मान लिया है, और बाकी औरंगजेब को एक खलनायक के रूप में खड़ा किया है। जबकि औरंगजेब और शिवाजी के रिश्ते, औरंगजेब और शिवाजी के बेटे के रिश्ते, औरंगजेब की कब्र पर शिवाजी के वंशज जाते हैं, वहां कुछ निर्माण वगैरह भी करवाते हैं। ये इस पर अ, रोशनी डालें। ये एक एक पहलू में तो आपकी बात सही है कि इस क्षेत्र में जो वो कर रहे हैं, उसमें औरंगज़ेब उनके लिए काफ़ी मददगार है। मददगार मतलब मैं सार्कास्टिक टोन में कह रहा हूँ। और ये देखिए उत्तर भारत में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ना था, तो मुख्य खलनायक के रूप में बाबर को रखा गया था। ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये एक पेशवाई मूल्यों से चालू हुआ राष्ट्रवाद है, पर उसको व्यापक करके इन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद का रूप दिया है। और ये जिस एरिया में उनको काम करना होगा, उसी आधार पे ये अपना खलनायक चुन लेंगे, क्योंकि हर जगह इनको बढ़ने के लिए खलनायक की ज़रूरत है। और महाराष्ट्र में आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज महाराष्ट्र में उनको अपना वर्चस्व गहरा करना है, तो उसके लिए उनके लिए औरंगज़ेब सबसे मुफ़ीद, सबसे उचित बैठते हैं। और कई बार तो लोग ये भी कहते थे कि आरएसएस के बनने का एक मुख्य कारण ये था कि पेशवा लोगों की सत्ता जो थी, वो चली गई थी और वो पेशवाई को वापस लाना चाहते थे। इसलिए शुरू में इनके सब प्रतीक जो थे, वो पेशवाइयों के प्रतीक थे। उनका ध्वज हो, उनको पहले हनुमान जी को सबसे ज़्यादा ये प्रस्तुत करते थे और उनकी जो प्रार्थना थी, उसमें पेशवाई जो अंश थे, वो बहुत मज़बूत थे। और वैसे तो नागपुर में जहाँ आरएसएस बना, वहाँ तो कोई मुसलमान राजा था ही नहीं, वहाँ तो भोसले का राज था। फिर भी भोसले जो शिवाजी महाराज के वंशज रहे होंगे शायद, तो फिर भी पर एक वो दुश्मन जो क्रिएट करना है, उसके लिए महाराष्ट्र में औरंगजेब इनके लिए सबसे ज़्यादा उचित है। जी, तो मराठा, मैं ये नहीं कह रहा था कि उत्तर भारत में ये प्रतीक नहीं ढूँढे, लेकिन ये बाद में शायद ऐड हुआ है। लेकिन ये जो राष्ट्रवाद खड़ा किया गया, ये मराठी ब्राह्मणों ने खड़ा किया। जैसा कि आपने सही। भी बताया कि पेशवाई उसमें सबसे आगे थे और अब उसका जी, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जी, अंत में हम किस तरह से कंक्लूड करें? क्या हम ये अपने दर्शकों को कह सकते हैं कि ये एक छलावा है, एक धोखा है? औरंगज़ेब एक राजा था, वो आक्रमणकर्ता नहीं था। उसने जो काम किया यही किया, बल्कि बाबर के बाद सारे जो मुगल बादशाह थे, आप महमूद गजनवी को कह सकते हैं आक्रमणकर्ता, आप मोहम्मद गौरी को कह सकते हैं कि आक्रमणकर्ता था, कि आया, लूटा, चला गया। लेकिन मुगलों के पहले भी कई ऐसे राजा थे जो यहीं रहे और यहीं मर गए। तो उनको जी, आप आक्रमणकर्ता के रूप में नहीं चिह्नित कर सकते। और औरंगज़ेब और उनके बाद के, अब बहादुर शाह ज़फ़र को लीजिए, उन्होंने तो आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया 1857 में। आप अगर उस तरफ से जी, चलेंगे तो वो भी आक्रमणकर्ता हो जाएँगे। तो ये तो आपको शिनाख्त, पहचान करनी पड़ेगी कि आक्रमणकर्ता कौन होता है। अगर हमें आज शिनाख्त करना हो तो हमें आक्रमणकर्ता के रूप में अंग्रेज़ों को देखना चाहिए, जिन्होंने हमें बिल्कुल। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। ठीक है? आपने बहुत अच्छा समराइज़ किया है इसको, और इससे अच्छी समरी इसकी हो भी नहीं सकती, क्योंकि देखिए बहादुर शाह और औरंगज़ेब को देखिए। अब बहादुर शाह ज़फ़र ने जितना त्याग किया 1857 की लड़ाई में, शायद ही किसी ने किया होगा। उसके सामने प्लेट में उसके 2 बेटों के सिर लाए गए और वो रंगून में रहकर मर गया। और ख़ैर ये बात और है कि हमारे मोदी जी भी गए थे उनको वहाँ श्रद्धांजलि देने। ख़ैर वो अलावा तो बहुत सारा क्रिएट करते हैं। तो ये जो पूरा डिस्कोर्स है, मुसलमान आक्रांता, इस्लाम को फैलाया, ये किया, वो किया, ये पूरा एक हिंदू राष्ट्रवाद का एक प्रतीक है, जो हमारे देश में विभाजनकारी ताकतों को बहुत मजबूत कर रहा है और हमारे विकास के रास्ते में बहुत बड़ा अवरोध है। एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ मैं, कि जी, ये जो बँटवारा कर रहे हैं हिंदू-मुसलमान का,
दरअसल मुसलमानों में भी कितने मुसलमान हैं जो बाहर से आए, वो हिंदू ही तो हैं जो परिवर्तित हुए हैं धर्म परिवर्तन के जरिए, और इसलिए परिवर्तित हुए हैं क्योंकि आपके धर्म में उनके लिए सम्मान की जगह नहीं थी, तो मुसलमान हो गए। अब आप इन मुसलमानों को आप औरंगजेब की औलाद कहें या बाबर की औलाद कहें, तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, इनको बाबर की औलाद और औरंगज़ेब की औलाद कहना तो पूरी गलती की पराकाष्ठा है। इससे ज़्यादा गलत स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी को लीजिए, वो भी कहते हैं कि यहाँ के जो ज़्यादा मुसलमान आए, वो जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए आए, और जो डायरेक्टली मुगलों के वंशज होंगे, वो कितने होंगे? और ये तो मैं मज़ाक में ये भी बोल दूँ कि आज कई मुगल राजाओं के वंशज कहीं रिक्शा चला रहे हैं, कहीं जो से छोटे-मोटे काम कर रहे हैं, वो भी कोई बहुत अच्छे हालात में नहीं है। और भारत के मुसलमानों को मुगल राजाओं का वंशज कहना पूरी तौर से गलत है। इससे ज़्यादा गलत बयान कोई हो ही नहीं सकता। ज़्यादा लोग जो बने, वो यहीं के लोग जो हिंदू थे, जाति व्यवस्था से त्रस्त थे, उन पे तरह-तरह के अत्याचार होते थे हिंदू व्यवस्था में। उसका तो उदाहरण अम्बेडकर जी ने दिया, मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म में जन्मा हूँ पर हिंदू धर्म में मरूँगा नहीं। इससे बड़ा आपको क्या उदाहरण मिल सकता है? तो ये वो कारण था जिसके कारण यहाँ के कई लोग मुसलमान बने, और राजाओं का काम कोई धर्मांतरण करना नहीं होता था। उनका काम होता था सत्ता, संपत्ति, राज्य विस्तार, इस पर जुड़े रहना। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी। हालाँकि अभी ये कथा, ये चर्चा अभी और लंबी चल सकती है क्योंकि इतने पहलू हैं इस विषय के। एक बिल्कुल। पहलू तो बौद्ध धर्म का भी है कि वो कैसे विस्तार हुआ और कहाँ-कहाँ जी, से कैसे-कैसे उसमें बौद्ध धर्म को लोगों ने अपनाया, क्यों अपनाया वो भी है। तो और हम सब जी, जो मिले-जुले हैं, हमारे नक्श वगैरह पता नहीं कहाँ से किस-किस से मिलकर बने हुए हैं। हमारी अपनी पहचान, हम चाहे भले ही हिंदू मुसलमान कहें, लेकिन अगर मेल-जोल की जो संस्कृति चल रही है पिछले 5-7 हज़ार सालों से, वो हमें आज इस रूप में दिखा रही है। 5-7 हज़ार साल पहले हो सकता है हम कुछ और हो जाएँ। ये भी आगे जी। के भविष्य का भी सोचना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर पुनियानी आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। आपका